नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है, आप तक हरियाणा के हर उस विकास कार्य की जानकारी पहुंचे जो सीएम मनोहर लाल की अगुवाई में लगातार हरियाणा सरकार कर रही है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगियों से रूबरू हुए। इस मौके पर सीएम डीडीए के 7वें बैच के सभी सदस्यों का स्वागत हुआ, उन्हें उनके जिले अलॉट किए गए। साथ ही सीएम ने उन्हें सरकार के विजन की भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगियों से बातचीत की। इस मौके पर सीएम जीजीए के 7वें बैच के सभी सदस्यों का स्वागत किया गया और उन्हें उनके जिले अलॉट किए गए। मुख्यमंत्री हरियाणा निवास में सीएम जीजीए के 7वें बैच को संबोधित भी करते नजर आए और सीएम जीजीए से उनके अनुभव के बारे में जानकारी ली। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी नए नए इनोवेटिव आइडियाज प्रयोग कर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित करें ताकि उन्हें भी आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके। सीएम जीजीए को सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए नए विजन के साथ कार्य करना है। हर 3 माह में सीएम जीजीए की बैठक आयोजित कर फीडबैक लिया जाएगा। इस दौरान नए प्रोजेक्ट्स की इनपुट करते समय उनके समक्ष सिस्टम में आने वाली कठिनाइयों के बारे में भी जानकारी ली जाएगी। इसके अलावा जनता को मिलने वाले लाभ के बारे में भी पता चल सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑटोमोबाइल क्षेत्र में देश भर की 50% मैन्युफैक्चरिंग केवल हरियाणा में हो रही है, जिसके कारण औद्योगिक क्षेत्र में सर्विस सेक्टर की भी नई नई कंपनियां लगी और राजस्व में भी इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि प्रति व्यक्ति आय में हरियाणा अग्रणी है। इसके अलावा सब्जी, फल एवं अन्य कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विदेशों में भी बिक्री के अवसर प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के लिए नौकरियों में सीईटी लागू किया गया है। इसके तहत प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रतिभागियों से एक बार ही फीस ली जा रही है। युवाओं के लिए स्किलिंग सिस्टम अपनाया गया है। इसके लिए पलवल में स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। सेना में भी युवाओं की संख्या अधिक है और खेलों के क्षेत्र में युवाओं ने देश ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर हरियाणा का गौरव बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 50,000 स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं, जिनमें 50 लाख समूहों को ऋण एवं उनके उत्पाद की मार्केटिंग की सुविधा उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस साल सरकार ने हर समूह के साथ एक गरीब महिला को जोड़ने का निर्णय लिया है ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की समस्याओं का निदान करने के लिए सीएम विंडो कार्यक्रम लागू कर 12 लाख समस्याओं का निदान किया गया है। पीपीपी के माध्यम से 12 लाख नए परिवारों के बीपीएल कार्ड स्वतः ही बन गए हैं। इसके अलावा ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, सरल पोर्टल, स्वामित्व योजना, ऑटो अपील सिस्टम, ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे अनेक बेहतर योजनाएं लागू कर सुशासन देने का कार्य किया है। वहीं मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और सीएम जीजीए के परियोजना निदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल ने कहा कि 2016 में सीएम जीजीए एक अनूठा कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसके तहत सीएम जीजीए ने पिछले 7 सालों में राज्य के शासन में सुधार की दिशा में कृषि, गरीबी उन्मूलन, ई गवर्नेंस, शिक्षा और सेवा वितरण में कई प्रमुख पहलों पर काम किया है। इस वर्ष देश भर से 24 युवा पेशेवरों को शासन में सुधार के लिए राज्य की प्राथमिकताओं पर मुख्यमंत्री कार्यालय और हरियाणा सरकार के साथ काम करने के लिए चुना गया है। उन्होंने कहा कि पूरे भारत में लगभग 2500 युवाओं ने आवेदन किया, जिसमें 25 सीएम जीजीए चुने गए। इनमें 14 पुरुष एवं 11 महिलाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के शासन के लिए उनका योगदान अमूल्य होगा, जो विकास और सुशासन की दृष्टि से हरियाणा को एक आदर्श राज्य बनाने की दिशा में सरकार के प्रयासों को मजबूत करेगा।
बात करें किसानों को लेकर हरियाणा सरकार के किसानों की आय दोगुना करने के प्रयास अब धरातल पर सफल नजर आते हैं। झींगा उत्पादन में किसान लगातार आगे बढ़ रहा है। खुद प्रधानमंत्री ने सिरसा के किसानों की तारीफ की तो विभाग की ओर से किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है। हरियाणा की मनोहर सरकार किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्य से काम कर रही है। इसीलिए हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए अनगिनत योजनाएं चलाई हैं। साथ ही किसानों को पारंपरिक खेती छोड़ प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसका असर धरातल पर देखने को भी मिल रहा है। सिरसा, लोहारू, गोहाना समेत कई क्षेत्रों में किसान मछली पालन कर रहे हैं और अपनी आय को दोगुना करने का काम कर रहे हैं, जिसकी तारीफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिरसा के किसानों की काफी तारीफ की है। उन्होंने ट्वीट कर सिरसा के किसानों को सराहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत किसानों द्वारा झींगा पालन की तारीफ करते हुए लिखा, कि सिरसा में हमारे किसान भाई बहनों का यह प्रयास पीएम मत्स्य योजना के फायदे और महिला सशक्तिकरण का एक प्रतीक है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी प्रदेश में बढ़ रहे मत्स्य पालन और किसानों की इसमें रुचि से काफी खुश हैं। मुख्यमंत्री ने सिरसा में हर तरह की सहायता झींगा उत्पादन किसानों को करने की बात कही थी। साथ ही और किसानों से भी अपील करते हुए कहा कि वो पारंपरिक खेती से हटकर इस तरह की विकल्पों को अपनाएं। आत्मनिर्भर बनने के लिए हमको बहुत कुछ करना होगा। तो हम अगर कृषि के काम को आत्मनिर्भर बना लेंगे और अच्छी आय का बना लेंगे तो निश्चित रूप से भारत को आत्मनिर्भर बनने में कोई रोक नहीं सकता। इसलिए भाई बहनों, कृषि अगर आत्मनिर्भर है तो भारत आत्मनिर्भर है। हमारे यहाँ समुद्र जैसा प्राकृतिक जल स्रोत तो नहीं है, लेकिन फिर भी चाहे गांव के तालाब हो, चाहे खेतों में तालाब हो, प्राकृतिक तालाब हो या कृत्रिम तालाब हो, या फिर पानी जो शोरे वाला पानी है, ये जो खारा पानी है, इसका उपयोग करके जो मछली का ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, ये बहुत सराहनीय है। मत्स्य किसान इनके प्रशिक्षण की भी जरूरत होती है। हमारे विभाग के द्वारा इनका प्रशिक्षण का भी जो काम है लगातार बताया जाता है कि कैसे हम तकनीकी रूप में नया काम शुरू करना हो तो तकनीक समझनी पड़ती है, उसके हिसाब से भी काम कर रहे हैं। और वो वित्तीय साधनों का भी कहां से उपयोग करेंगे, क्योंकि खर्चा प्रारंभ में ज्यादा आता है। इस खर्च को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से सब्सिडी मिलती है। अनुसूचित जाति के लिए, महिलाओं के लिए 60% की वित्तीय सहायता मिलती है। सामान्य बाकी मछली फार्म के लिए 40% की एक सहायता मिलती है। और वो सहायता भी बहुत बड़ा एक हमारे लिए संबल है, जिसके कारण से इसको हम शुरू कर सकते हैं। और मुझे खुशी है कि ये हमारा मछली उत्पादन का जो क्रम है ये निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। और मुझे खुशी इस बात की है कि झींगा मछली अपने देश में तो लोग खाद्य पदार्थ के नाते उपयोग करते ही हैं, लेकिन बड़ी मात्रा झींगा मछली की और एक्सपोर्ट होती है। जब एक्सपोर्ट होती है तो निश्चित रूप से उसमें देश के जो हमारा आर्थिक प्रगति है उसके अंदर भी फॉरेन एक्सचेंज जब आती है तो उसका बहुत बड़ा एक योगदान होता है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने भी मत्स्य पालन के ऊपर बहुत बड़ा एक ध्यान दिया है। प्रत्यक्ष रूप स्वयं इसका मूल्यांकन करते हैं कि किस प्रदेश में कितना आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग यानी केंद्र सरकार की ओर से योजना है कि अगले 3 वर्ष लगातार जो है इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की सहायता इसी प्रकार से हमको मिलती रहेगी। तो नए नए किसान इसमें आने चाहिए। हम जो अपना काम कर रहे हैं, साथ में जो और किसान हैं उनको भी हम इसके लिए प्रेरित करें कि इस काम में वो आगे आए। प्रदेश सरकार की ओर से हर प्रकार की जो सुविधा है वो उनको सब मिलेगी। पीएम मत्स्य संपदा योजना का लाभ उठा रहे किसान भी मछली पालन के व्यवसाय से काफी खुश हैं और अपनी आय को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। साथ ही वो केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार का आभार प्रकट कर रहे हैं। तो ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।
फिर सानू पता चलिया कि अपने झींगा जो किस्म है एक समंदर का एक जी है, ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਤਸਿਆ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਆ ਸਬਸਿਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਆਈ ਜਾਵੇ ਜੀ ਫਾਰਮਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੁਨੀਤਾ ਦੁੱਗਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਜੋ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਊਗੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਸਾ ਇੱਕ ਲੈਬ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਏ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੀ। ये हमें 60% सब्सिडी गवर्नमेंट ने दी लेडीज़ के नाम पर जो ज़मीन होती है। तो इसका लाभ की बात करें तो जो टेक्निकल फार्मिंग करता है इसकी पर एकड़ 4-5 लाख आराम से कमा सकता है एक फसल से। मैंने 2.5 एकड़ से शुरू किया था, अब हमारे पास 28 एकड़ है। तो जो पहले साल हमने 2.5 एकड़ में किया था उसमें 2.5 एकड़ से 33 लाख की फसल ली थी पहली। जो लेबर हमारे पौंड पर है ये तो मतलब रोज़गार मिला ही है। इनडायरेक्ट बहुत से लोगों को मतलब इससे काम मिलता है, कम से कम भी मतलब जो 5-6 तरह के और व्यवसाय है वो भी इसके साथ जुड़े हैं, उन लोगों को भी रोज़गार मिलता है इससे। रोज़गार तो वैसे हमारे गांव के लोग बोलता है कि मच्छी पालन में बढ़िया फ़ायदा होता है, इसीलिए यहाँ पे आए हैं हम लोग। तो इससे हम लोगों को बहुत मुनाफा भी होता है, इसीलिए हम आए हैं यहाँ पे। यहाँ पे अपा लोग 50-60 लोग आए हैं अपने गांव से। और वहीं हरियाणा सरकार किसानों को मत्स्य पालन से जुड़ी तमाम जानकारियां दे रही है। साथ ही किसानों को जागरूक करने के लिए अधिकारी भी अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में गोहाना में मछली पालन विभाग द्वारा किसानों को जागरूक करने के लिए कृषि परोधी प्रशिक्षक और जागरूक कैंप लगाया गया। इसमें जिला मत्स्य अधिकारी कश्मीर सिंह ने कहा कि हर वर्ग के किसान मछली पालन शुरू करके अपनी आय बढ़ा सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा उनके लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें 60% तक का अनुदान मिलता है। उन्होंने कहा कि देश में मछली बिक्री के लिए बहुत बड़ा बाजार है। व्यापारी खुद तालाबों से मछली खरीद कर ले जाते हैं। शिविर में किसानों को दवाओं की किट और सरकार की योजनाओं की बुकलेट दी गई। कश्मीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत एससी किसानों को तालाबों की खुदाई और आगे खाद के लिए जितना खर्चा आता है उस पर 60% तक का अनुदान दिया जाता है। नए तालाब बनाने पर भी राज्य सरकार 60% तक का अनुदान दे रही है। सामान्य वर्ग के किसानों को भी 40% तक का अनुदान मिलता है। उन्होंने कहा कि किसान खारे भूमि वाले क्षेत्र में झींगा का पालन कर सकते हैं। झींगा के लिए देश में अच्छा बाजार उपलब्ध है। अधिकारियों ने कहा कि पंचायतों के पास बंजर जमीन है जिस पर विभाग द्वारा अपने खर्चे पर तालाब खुदवाए जाएंगे। इसके लिए पंचायतों को प्रस्ताव देना होगा। शिविर में अधिकारियों ने किसानों को अपने अपने विभागों की योजनाएं बताई। शिविर में 150 से ज्यादा किसानों ने भाग लिया। तहत जो है ये अनुसूचित जाति के किसानों के लिए जो प्रशिक्षण और इसका प्रावधान किया है, इसमें तो लगभग 150 किसानों ने भाग लिया। अनुसूचित जाति के अतिरिक्त अन्य किसानों ने भी, इसमें झींगा पालन वाले किसान भी थे, मीठा पानी की मछली पालने वाले किसान भी थे। इसमें विभाग की जितनी भी स्कीमें थी हमने जो है सारी का जो है उनका वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त जो विभाग के साथ साथ अलाइड डिपार्टमेंट थे, हॉर्टिकल्चर का था, एग्रीकल्चर था और अपना बागवानी हॉर्टिकल्चर, खेती बाड़ी का, पशुपालन का, इनको भी जो है साथ में सम्मिलित करके इसका जो है शिविर का आयोजन किया गया। मछली यहाँ हमारा जो है सोनीपत के अंदर 1100 हेक्टेयर के अंदर मछली पालन का कार्य हो रहा है, पंचायती जमीन मिला के और अपनी जमीन मिला के। और जो खारे पानी के झींगे का सवाल है 70 एकड़ में पिछले वर्ष किया है। अब की बार जो है हमारा जो है कोशिश, इस बेल्ट में पहले से झींगा पालन नहीं है कथोरा में, गोहाना में, यहाँ पे 50 एकड़ में हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। अदरवाइज सोनीपत में हमने 150 से 200 एकड़ का प्रावधान रखा है झींगा पालन के लिए। झींगा पालन स्कीम खारे पानी की झींगा पालन की लवणीय भूमि की जमीन जिसमें नूनी होती है, नमकीन पानी सरकार की तरफ से। हाँ, तो उसमें जैसे किसान को ना 5 एकड़ का फायदा उठा सकता है। 5 एकड़ में उसमें 8 से 14 लाख रुपए उसका खुदाई का, फीड स्टोर बनाने का और जो भी इक्विपमेंट्स हैं, इरिगेटर है, फीड है, सीड है, 14 लाख रुपए का है। जो लेडीज महिलाएं हैं और अनुसूचित जाति है उनको 60% दिया जाता है उससे सब्सिडी, और जो सामान्य जाति के लोग हैं उनको 40%।
चाहे उनके पास अपनी जमीन हो, चाहे आप दूसरे से लीज पे जमीन के 10 साल के लिए जो है आप लीज बनवा के रजिस्टर्ड, तो उसको भी अनुदान दिया जा सकता है। काफी फायदे का सौदा। बहुत बढ़िया फायदे का सौदा है। और मार्केटिंग की फिशरी की कोई चिंता नहीं बिल्कुल भी। जो अपनी राहु कतरा मिर्गन मछली है वो तो जो है दिल्ली की पार्टियां लाइव फिश यहीं से एट द स्पोर्ट फार्म के वहां से लेके चले जाती हैं। अब हम सोनीपत में कोल्ड स्टोरेज बनाने जा रहे हैं ताकि किसानों की मछली को कोई नुकसान ना हो। झींगा अगर समय पे ना बिक पाए, मछली को रेट ना मिले, तो अपने किराए पे वहां लगा सकते हैं। अपनी आय बढ़ाने के लिए मत्स्य पालन भी एक अच्छा विकल्प किसानों के पास है। ऐसे में हरियाणा के किसान बड़े स्तर पर मत्स्य पालन कर रहे हैं और अपनी आय को दोगुना करने का काम कर रहे हैं। चलिए बात होगी गुरुग्राम की। गुरुग्राम में विश्व वन दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अरावली के अंदर ग्रीन बॉल की शुरुआत की है, जिससे पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके। हरियाणा समेत एनसीआर में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण पर नकेल कसने के लिए अरावली को एक बार फिर हरा भरा बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में गुरुग्राम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पहुंचकर ग्रीन बॉल की शुरुआत की। कार्यक्रम के मार्फत अरावली की पहाड़ियों में ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, जिससे और हरियाली बढ़ाई जाएगी। और यही नहीं, पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए यह प्रयास शुरू किया गया है। इसके अलावा जल और वायु परिवर्तन पर भी लोगों से चर्चा की गई। उन्हें जागरूक करने के लिए एक मुहिम की भी शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम को शुरू करने के बाद मैं ये विश्वास जताना चाहूंगा कि भविष्य में गुड़गांव के जितने भी हमारे एनजीओज हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, गांव की पंचायतें हैं, ये सब इस पूरे अरावली के रेस्टोरेशन कार्यक्रम में जो गांव है, वो गांव भी वन विभाग के साथ जुड़ करके काम करेंगे। मैं यहां पर एक विषय और कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस वर्ष आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के बाद आने वाले 25 साल को आजादी के अमृत काल के रूप में कहा है। और आजादी के अमृत काल का अर्थ यह है कि जो आज की नौजवान पीढ़ी है, वो 25 साल के बाद भारत दुनिया में जिस तरीके से तरक्की कर रहा है, उस तरक्की के दौर में हर जगह खुशहाली और समृद्धि को लेकर के आए। हम ये मानते हैं कि केवल बड़े शहर बन जाने से पूरे देश का विकास नहीं हो सकता। देश के विकास में ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होना भी आवश्यक है। और इसलिए पूरे देश में आजादी के अमृत काल के बजट को रखते हुए हम एक गति शक्ति का प्रोग्राम लेकर के आए हैं। सभी गांवों की कनेक्टिविटी नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और विलेज रोड के साथ पुख्ता रूप से जोड़ने के काम को पिछले 9 सालों में पूरे देश भर में सरकार ने किया है। हमने सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया। कम से कम गांव में तो तय करना चाहिए, हर गांव को तय करना चाहिए कि भाई हमारे गांव में सिंगल यूज प्लास्टिक में कोई दुकान में सामान नहीं बिकेगा। अपने घर से थैला लेके जाओ और पार का लेकर के जाओ, कभी भी ये प्लास्टिक आपके गांव में से खत्म नहीं होगा। और बारिश आएगी, कुछ भी आएगी, ये तो पूरे तरीके से धरती को भी खराब करेगा, जानवर खाएगा उसको भी खराब करेगा और परमानेंट कचरा रहेगा। और इसलिए सरकार ने भी 125 ml तक के प्लास्टिक को जो बैन किया है, वो बैन करने का सबसे बड़ा कारण हमारा ये है कि जो चीज परमानेंट खराब करने वाले हमारे पर्यावरण को हो, उससे स्वच्छ रहना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस साल के बजट में अमृत सरोवर की बात करी। अमृत सरोवर का ये अर्थ है कि अपने अपने गांव में, अपनी अपनी जगह पे जो हमारे पानी के संसाधन हैं, पानी के संसाधनों को सुरक्षित करने का काम किया जाए। इस गांव का जोड़ बहुत सुंदर होता था, मुझे बताया, लेकिन हमने खुद ने देखा 20 साल 25 साल माइनिंग चली तो इसी पहाड़ पे
पहाड़ के नीचे झोड़ है लेकिन वो भरता नहीं। क्यों? माइनिंग के कारण हमने प्रकृति के उस जो पानी आने का जो सिस्टम था उसको रोक दिया। और अगर कुछ समय ऐसा ही रहा तो फिर ये कचरे का ढेर बन जाएगा, लेकिन गांव का जोड़ हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी के मन में जो अमृत सरोवर की योजना है, वो अमृत सरोवर की योजना का अर्थ यह है कि अपने अपने गांव के जो पानी के स्रोत है उनको सुरक्षित रखें। संकट कब आएगा? कोरोना का संकट आया था, किसी को पता था? दुनिया ने, इंसान ने जितनी तरक्की करी उसमें उतनी ही तेजी से बीमारियां भी पैदा कर दी। जितनी बड़ी तरक्की होगी उतनी नई बीमारी पैदा होगी। और ऐसे में अपने गांव के जो प्रकृति के स्रोत है, अपने गांव के जो पानी के स्रोत हैं, अपने गांव के पानी के स्रोत को बचाना, उसको साफ रखना। इसलिए मैं जब खुदाई कर रहा था तो किसी ने कहा जी ये तो मंत्री जी अमावस में मट्टी छाटने का हमारे यहाँ परंपरा है, आपको ध्यान होनी चाहिए। मैंने कहा भाई मैं भी यहीं से निकल के आया हूँ, कहीं बाहर से पीएचडी करके नहीं आया हूँ, लेकिन परंपरा तो हमने रहने वालों ने ही समाप्त कर दी। हमने अपने जो पूरा सामाजिक रूप से जो अपने जोड़ को बचाने की परंपरा थी, कुछ तो हमारे विकास के कारण हो गई, हमारे माइनिंग के कारण हो गई, कुछ हमने अपने दिल में से समाप्त कर दिया। और इसलिए अब पूरे देश में प्रधानमंत्री जी जब इस बार बजट लेकर के आए तो बजट में पूरे देश में वापस से दुनिया को जो भारत ने पर्यावरण आधारित जीवन शैली का जो नारा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिया है, उसमें तय किया है कि अपने नेचुरल रिसोर्सेज को जितना बचाना होगा हम बचा सकें। और इसलिए अरावली के इस क्षेत्र को कितना क्षेत्र हम लोग तय कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पे पूरी हरियाणा में अरावली का क्षेत्र है, इस एरिया में इसमें सर 26,000 इस पूरे एरिया में 26,000 एकड़ जमीन का इस क्षेत्र है। आप कल्पना कर सकते हैं धरती कितनी बड़ी है, कितना गुड़गांव लाके बसा दिया फिर भी जगह बची हुई, वरना पत्थर चोरी होते, वरना माइनिंग चोरी होती, वरना एनक्रोचमेंट होते। और इसलिए तय किया कि ये एरिया एक ऐसा एरिया बनाया जाए कि पूरे दिल्ली में अगर करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ की भी आबादी हो जाए, अगर कहीं लोगों को सांस लेने के लिए पूछना होगा भाई दिल्ली में सांस कहाँ लेकर के आए, तो लोग कहेंगे भाई टीकली गांव से शुरू होता है, वहां जाओ, अच्छी सांस वहां मिलेगी। ये आपके गौरव का विषय होना चाहिए। आप दिल्ली को सांस देने का काम करोगे और जो सांस देता है वही साहस देता है। आप इस वायु, इस अच्छी वायु को पैदा करने वाले हो गौरव। तो हम ये नहीं कहना चाहते आप विकास भी करो, आप पर्यावरण भी सुरक्षित। वहीं कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए हरियाणा के वन मंत्री ने बताया कि पेड़ पौधों की क्या अहमियत है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि हरे भरे पेड़ों को कतई न काटें, बल्कि पेड़ लगाने पर जोर दिया जाए, तभी हमारी अगली पीढ़ी स्वच्छ हवा में सांस ले सकेगी। जिस चीज पे हमारा पूरा जीवन आधारित है, अगर ये फॉरेस्ट नहीं रहेंगे, ये पक्षी नहीं रहेंगे, तो हमारा जीवन भी कोई बचने वाला है नहीं। लेकिन टाइम के साथ साथ लालच के साथ हमने सारी चीजों को नष्ट करने का, केवल लालच मुझे था कि मैं माइनिंग कर लूं तो मेरे पास पैसे हो जाएंगे, मैं तो सुखी हो जाऊंगा। मैंने पेड़ भी काट लिए तो मैंने सोचा कि मैं सुखी हो जाऊंगा, पैसे कमाएगा, सुखी हो जाऊंगा। लेकिन ये सारा कुछ करने के बाद भी आज हमें पता चला कि हम सुखी नहीं है, बल्कि मौत की तरफ बढ़ते जा रहे। हम छोटे थे तो एक कहानी पढ़ते थे कि एक शेख चिल्ली था, और वो शेख चिल्ली क्या था, उसी टहनी को काट रहा जिस टहनी पे बैठा था। हम बड़े साथे कितना मूर्ख है शेख चिल्ली, जिस टहनी में बैठे उसने काटने लग गया। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो हम शेख चिल्ली में हमारे में कोई फर्क है क्या? हम भी शेख चिल्ली हैं। हमने इस पर्यावरण को इतनी बुरी तरह नष्ट कर दिया, हमने इतना पेस्टिसाइड इस्तेमाल किया कि चिड़िया ने खाया, चिड़िया मर गई, किसी और पक्षी ने खाया, वो मर गया, पेड़ हमने काट दिए। तो अब सबकी समझ में आने लग रहा, अब प्राकृतिक खेती की तरफ भी आहिस्ता आहिस्ता मुड़ने लग रहे। लेकिन ये सारी चीजें जरूरी है। कई बार हम सोचते हैं कि कोई जरूरत नहीं है। अभी वासवी जी ने बताया कि इस चीज की औषधि है, इस चीज की औषधि है, ये पक्षी भी जरूरी है। मैं अभी की आपको 5-7 साल की घटना सुनाऊंगा आपको। हमारे यहाँ नरमा में एक बीमारी है,
सफेद मक्खी हैगी, और इतनी स्प्रे कर दी, इतनी स्प्रे कर दी, 7-7, 8-8 स्प्रे कर ली, लेकिन मक्खी तो न मरा। और हमें हरियाणा सरकार को 1200 करोड़ रुपए मुआवजा देना पड़ा किसान को। तो लेकिन किसान का जो नुकसान है वो पूरा तुम था। हमने तो जितने पैसे दिए, लेकिन किसान का नुकसान तो उससे ज्यादा था, मतलब 12,000 रुपए की। लेकिन किसान का नुकसान तो कम से कम 40-50 हजार का होगा। चलिए, हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।